हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। बिफोर मूविंग फर्दर आई रिक्वेस्ट कि आप इसका पार्ट वन पहले देख लीजिए चैनल पे जाके, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2023-24। उत्कर्ष 2.0 क्या है ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि उत्कर्ष 2.0 बेसिकली आरबीआई का एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू वो अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में उसको कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए इनिशिएटिव ये किया गया है। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उस पर डिस्कस किया गया है। पहली बात तो सुपरविजन फ्रेमवर्क को इन्हांस किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? रिस्क बेस्ड सुपरविजन किया जा रहा है, रिस्क बेस्ड सुपरविजन किया जा रहा है। एक डायनेमिक और रिस्क ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करी जा रही है सुपरविजन के लिए, जिसका फोकस है इंस्टीट्यूशंस के रिस्क प्रोफाइल और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना और उसको दूर करना। इंटीग्रेट किया जा रहा है सुपरविजन प्रोसेस को, मतलब कि कुल मिलाकर इंटीग्रेटेड सुपरवाइजरी प्रोसेस है, यानी सारी चीज़ों को मिला करके सुपरवाइज किया जाएगा। एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे कि इंटीग्रेटेड सुपरवाइजरी प्रोसीजर फॉलो किया जा सके। बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। अब बात करते हैं इसमें उत्कर्ष 2.2 में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कैसे किया है। डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, एडवांस डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है जिससे कि सुपरविजन और रेगुलेटरी बेहतर तरीके से की जा सके। डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डिजिटल टूल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। किस लिए? डेटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए और रिपोर्टिंग के लिए, तीनों ही मेथड पे। मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए भी हम डिजिटल टूल्स यूज़ करेंगे, एनालाइज करने के लिए डिजिटल टूल यूज़ करेंगे और उनको वापस फिर रिपोर्ट यानी फर्दर उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि सब लोग उसको यूटिलाइज कर सकें, उसके लिए भी हम डिजिटल टूल्स ही यूज़ करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए आरबीआई ऑफिशियल और स्टाफ्स को इन्हांस किया जा रहा है, जिससे कि वो सुपरवाइजरी स्किल्स और नॉलेज को समझ सकें और उसी हिसाब से अपने जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, उन सबको रेगुलेट कर सकें। नॉलेज शेयरिंग करी जा रही है, जो ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, एक इकोसिस्टम तैयार किया है जिसमें कि नॉलेज शेयरिंग किया जा सके और सबके बीच में कोलैबोरेशन हो, जिससे कि सुपरवाइज डिपार्टमेंट बेहतर तरह से कार्य कर सकें। रेगुलेटरी रिफॉर्म क्या क्या किए जा रहे हैं? अब जो रेगुलेशन है उनको अपडेट किया जा रहा है, मतलब रिवाइज किया जा रहा है, जिससे कि जो गाइडलाइन है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो सकें और जो भी एमर्जिंग रिस्क हैं उनको दूर किया जा सके। गाइडलाइंस को इम्प्रूव किया जा रहा है। कैसे? क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस देकर के, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्रे एरिया वाली गाइडलाइंस नहीं है, बहुत क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट गाइडलाइंस देने का प्रयास किया जा रहा है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि बेहतर फॉलो भी किया जा सके। स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट किया जा रहा है, जो भी मतलब उसके कंसल्टेशन और फीडबैक पर्पस के लिए जिन एंटिटीज़ को रेगुलेट किया जा रहा है उनके स्टेक होल्डर्स को प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो चाहे बैंक की हो, चाहे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की हो, चाहे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, यानी बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हों, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और उस फीडबैक को सुपरवाइजरी प्रैक्टिस में फॉलो किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए सुपरवाइजरी प्रोसेस और डिसीजन जो हो उनको ट्रांसपेरेंट तौर पे फॉलो किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन क्या कर रहा है? उसके रेगुलेटरी संबंधित कुछ फोकस एरिया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी फाइनेंशियल एंटिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हों, चाहे एनबीएफसीज हों, चाहे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज यानी सिविल ट्रांस यूनियन आदि हों, चाहे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। इन सभी को रेगुलेट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन इस बात को इंश्योर करता है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ अलाइन हो और जो इंडियन फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसके साथ में इवॉल्व हो सके। ठीक है, मतलब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को भी फॉलो करे और इंडियन सिस्टम को भी फॉलो कर सके, इस तरह से मिल करके चलना चाहिए। तो 2023-24 का एजेंडा क्या था, मतलब क्या प्लान किया गया था? तो 2023-24 में डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने कुछ गोल्स सेट किए थे। क्या क्या गोल्स थे? पहला तो था कि क्रेडिट मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो है उनका रिव्यू करना संबंधित था। तो डिपार्टमेंट ने एम किया था कि कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करेगा इंस्टीट्यूशंस को जिनका स्टैच्यूटरी और क्रेडिट मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, क्या है, अप टू डेट और इफेक्टिव तरीके से उसमें क्या बदलाव आ रहा है। ये उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनका भी रिव्यू किया जाएगा, वो भी उनमें क्या क्या रेगुलेशन है वो किया जाएगा। जो रेगुलेशन है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो है वो भी उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत ही अपडेट किया जाएगा। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ के विषय में हम अभी जब अगस्त का पढ़ेंगे तो उसमें हम अगस्त का फाइनेंशियल अवेयरनेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एसआरओ के विषय में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एंट्रीज जैसे संख्या बढ़ रही है उस तरह उसी हिसाब से सेल्फ रेगुलेशन एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद को कैसे सेल्फ रेगुलेट कर सकती हैं, जिससे वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें और कंप्लायंसेस आसान हो जाए, चाहे वो एनबीएफसीज हों चाहे एसआरओज में कोई भी रजिस्टर कर सकता है। उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में लिक्विडिटी मैनेजमेंट संबंधित फ्रेमवर्क है, उसका भी रिव्यू के लिए कहा गया था। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का है वो भी उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत किया जाएगा, जिससे कि वो लिक्विडिटी एफिशिएंटली अपनी मैनेज कर सके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंक और एनबीएफसीज की एक्टिविटीज़ को रिव्यू किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने प्लान किया है कि वो रिव्यू पॉलिसीज़ के द्वारा एनबीएफसीज और बैंक की एक्टिविटीज़ को समझेंगे और उसको बेहतर रिव्यू करेंगे। हार्मोनाइज रेगुलेशन ऑन इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, मतलब प्रोविजनिंग संबंधित, इनकम रिकग्निशन संबंधित, एसेट क्लासिफिकेशन, इन सबसे संबंधित एक हार्मोनाइज रेगुलेशंस रिव्यू इशू किया जाएगा। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन का प्लान था। तो डिपार्टमेंट ने क्या प्लान किया है कि वो उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत एसेट्स को प्रॉपर्ली क्लासीफाई करना, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इनकम के तौर पर रिकग्नाइज करना, और एडवांसेस में कितना प्रोविजन रखना है। जैसे हमने स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए 0.4 से 5.4% से बढ़ा के 5% का आपने हमें लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा, अप्रोच किया गया था। उन सब के विषय में इसमें बात करी गई है। For remaining, please watch part 3. Thank you for watching. Do like and share and subscribe to the channel. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.